हेलो 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 बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का सेकेंड लेक्चर देखेंगे और इसमें जो बाकी बचा हुआ पोर्शन था, ठीक है, nth ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, आरइनएच इक्वेशन क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से जो इंपॉर्टेंट होगा वो पता चल जाएगा क्वेश्चन देख के कि किसी में किस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, सो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपना यहाँ पर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। देखिए, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि क्या बोल रहा है कि ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है ऑफ हायर कोड रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं रिएक्शन इफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन द लार्ज एक्सेस। अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी एक रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में ले लेते हैं, किसी एक रिएक्टेंट को लार्ज एक्सेस में लेंगे तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होगा वो जीरो हो जाएगा, तो उसका हम लोग कंसीडर नहीं करते, ठीक है, ऑर्डर को। तो सच फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर नोन एज द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एक्सेस में लेने की वजह से वो अपना फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये देखने में लग रहा है सेकेंड ऑर्डर, यहाँ पर देखोगे तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो दिखने में तो लग रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, बट यहाँ पर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो एक्सेस में होता है। किस में होता है? एक्सेस में प्रेजेंट होने की वजह से यहाँ पर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो रेट का जो वैल्यू आएगा, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 पावर 1 के पावर 1। तो ये अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर वाटर को एक्सेस में लिया गया, जिसके कॉन्सेंट्रेशन में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होगा। ओके, सो अब बात करते हैं nth ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो nth ऑर्डर रिएक्शन, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन में जैसे A2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इनिशियल में T इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन A था, तो शुरू में 0 रहेगा, और आफ्टर टाइम T क्या हो गया, इसमें से कुछ X रिएक्ट कर गया तो A माइनस एक्स हो जाएगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, और जितना इसमें से रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो X फॉर्म हो गया। तो रेट ला एक्सप्रेशन हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है निकल के, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ये इसका रेट ला एक्सप्रेशन आ जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग, अच्छा, ये वाला जो फार्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं होता, नॉट वैलिड फॉर, ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो कि नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि अगर आप यहाँ पे n का वैल्यू 1 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो इस वजह से ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं होता। बाकी फर्स्ट 0 ऑर्डर के लिए, सेकेंड थर्ड ऑर्डर के लिए, सबके लिए क्या होगा, वैलिड होगा। जैसे 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए n का वैल्यू कितना रखोगे, 0 रखोगे, तो यहाँ पे 0 रख दो तो क्या आ जाएगा, 80। 80 की पावर कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा, A0 के पावर कितना हो जाएगा, 0 माइनस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 इक्वल टू में KT। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 80 के पावर 0 1 माइनस में A0 के पावर, इस तरीके से लिख सकते हैं, A0 के पावर 1 इक्वल टू में माइनस KT, और KT इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर KT निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, A0 माइनस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे 0 ऑर्डर रिएक्शन में, तो इसको आप इसको याद रख के भी ये सारा निकाल सकते हो। उसी तरीके से अगर कोई पूछे सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या आएगा एक्सप्रेशन, तो सेकेंड ऑर्डर में n का वैल्यू 2 रख देंगे, यहाँ पर n का वैल्यू क्या रखेंगे, 0, और यहाँ पर n का वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो अगर 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, a के पावर 1/80 के पावर कितना हो जाएगा, 1, और माइनस में 1/A0 के पावर कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू में 2 माइनस 1 1 हो जाएगा KT। तो ये एक्सप्रेशन आ जाए किसके, सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो इस तरीके से फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कर सकते हैं इसके यूज से। ओके, सो यहाँ पर यूनिट फॉर क्या हो जाएगा, अगर आपको यूनिट निकालना है nth ऑर्डर के लिए तो यूनिट हो जाए, इसकी बात कर भी चुके हैं। और वहीं पर अगर प्रेशर है अपना रिएक्टेंट तो उसके लिए ATM को यूज कर लेंगे, मोल पर लीटर की जगह पे हम लोग ATM को यूज कर लेंगे। ठीक है, सो अगर आपको निकालना व्हेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज n, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n है तो उसका हाफ लाइफ निकालना है, जैसे हाफ लाइफ का फार्मूला भी आप निकाल सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है कि ये जो फार्मूला है
नॉट वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पे n का वैल्यू 1 रख दोगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा पूरा, तो जीरो होगा नहीं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना चाहो तो हाफ ऑर्डर निकाल सकते हो फर्स्ट के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर के लिए। तो अगर यहाँ पे आप जीरो, n का वैल्यू जीरो रखोगे तो टी हाफ क्या आ जाएगा, 1 माइनस के क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो 2 के पावर -1, और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई a के पावर -1 जीरो हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा नीचे। ठीक, तो इसको सॉल्व करना है, माइनस के हो गया, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस में 1, और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 1/-के, और ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे ये अपना कितना हो जाएगा, a के पावर -1, a के पावर -1, तो ये -1 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पर भी a जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -a/2a। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी अपना ये आता है, a/2k होता है अपना हाफ लाइफ फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वहीं पे अगर आपको सेकेंड ऑर्डर के लिए निकालना है तो यहाँ पे n का वैल्यू 2 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे रख दूं तो टी हाफ सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/k, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2 - 1 डिवाइड बाई a, और -1 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा, 1/ka आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। हाफ लाइफ जो होता है 1/a के पावर -1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें आप ध्यान रखना। ठीक, सो सारी चीज़ों को यहाँ पे समराइज कर दिया गया है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो फार्मूले हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के जो फार्मूले हैं, और जीरो nth ऑर्डर के जो फार्मूले हैं। तो जैसे जो डिफरेंशियल रेट लॉ होता है जीरो ऑर्डर के लिए, वो ये होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये होगा, यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा पावर में, और यहाँ पर n होगा पावर में। और वहीं पर अगर हम लोग इंटीग्रेटेड लॉ देखें इसका, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटेड लॉ, AT इक्वल टू में A0 माइनस में KT। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लोग देख चुके हैं, यहाँ पे फॉर्मूले में nth वाले में रख के निकाल सकते हैं। और इसका टी हाफ कितना होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ अभी निकाले थे, A0 डिवाइड बाई 2k, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693, इसको याद रखना है, टी हाफ सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पर आपको केवल अगर ये वाला ध्यान रखेंगे nth ऑर्डर का, और अपना देखिए nth ऑर्डर ध्यान रखिए, फर्स्ट ऑर्डर ध्यान रखिए, जीरो ऑर्डर ध्यान रखिए, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। और पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, इसके जो फार्मूले होते हैं, इससे सबसे ज्यादा हर ईयर क्वेश्चन जो पूछा जाता है जनरली वो फर्स्ट ऑर्डर से होता है। ठीक है, सो सेकेंड ऑर्डर में टी हाफ का कुछ रिलेशन है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर अगर पूछ ले आपसे t 2/3, तो टी हाफ को 2 टाइम्स कर दो तो ये आ जाएगा। अगर पूछ ले t 3/4, तो टी हाफ को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक, सो अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे ये तो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, और इसको हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सो डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोई एक्सपेरिमेंट किया गया, उससे जो डाटा आया है उस डाटा के बेसिस पर, और कौन कौन सी चीजें हैं जिसको देखकर हम लोग बता सके कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकेंड ऑर्डर है कि थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, सो इफ पहला मेथड है कि इफ द प्लॉट इज, यहां पर अगर log a - x और t के बीच में स्ट्रेट लाइन है तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी क्वेश्चन में आपका ग्राफ दिया हो log a - x के बीच में और टेम्परेचर t के बीच में, और वो क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो इस तरीके से, तो समझ जाना है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। वहीं पे अगर जो प्लॉट है अपना a डिवाइड बाई a - x और t के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हो, तो ये सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, a डिवाइड बाई a - x, और y x एक्सिस पे टाइम t हो जाएगा। इन जनरल फॉर द रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन ये ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। कहीं पर अगर आपको ग्राफ इस तरीके से दे दिया हो, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे y एक्सिस पे होगा a - x के पावर n-1, और x एक्सिस पे अपना टाइम t दिया रहेगा। तो ये अगर ग्राफ इस तरीके से दिया है, समझ जाना है वो nth ऑर्डर का बात कर रहा है। ठीक, सो प्लॉट फॉर, जैसे यहाँ पे अगर आपको पता करना है, इस ग्राफ को देखकर आपको पता करना है कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है, क्योंकि ऑर्डर पता चलते ही हम लोग फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला, अगर आपको ग्राफ इस तरीके से
ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ए और टाइम के बीच का ग्राफ इस तरह की नेगेटिव स्लोप दिया हुआ है तो समझ जाना है कि वो जीरो ऑर्डर की बात कर रहा है। और अगर आपका लॉग ए और टी का ग्राफ इस तरीके से है तो फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ है। अगर वहीं पर 1/a और टी के बीच का ग्राफ कुछ इस तरीके से है तो समझ जाना है वो सेकेंड ऑर्डर का है, और nth ऑर्डर का इस तरीके से। और वहीं पर अगर आपका प्लॉट दिया हुआ है रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, तो अगर रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है जो कि अपना जो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, तो ये अपना किसको बताएगा, जीरो ऑर्डर को। उसी तरीके से अगर आपका रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रेट की बात करूं तो के ए के पावर क्या होगा, जीरो होगा, तो क्या आ जाएगा, ये के आ जाएगा। तो इस वजह से ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। यहाँ पे बात करें तो आर इक्वल टू क्या होगा, के ए के पावर 1। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा इस तरीके से, और यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से होगा, और यहाँ पर भी उसी तरीके से पहचानना है। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है हाफ लाइफ मेथड। दूसरा तरीका है पता करने का, हाफ लाइफ मेथड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसे कि द हाफ लाइफ ऑफ ईच ऑर्डर आर यूनिक, सो बाय द कंपेयरिंग द हाफ लाइफ वी कैन डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर देखो nth ऑर्डर के लिए निकाला गया है कि जो टी हाफ होता है 1/1 n-1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो ले सकते हैं। तो टी हाफ ऑफ फर्स्ट डिवाइड बाई टी हाफ फॉर सेकेंड, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a2 डिवाइड बाई a1 और के पावर क्या हो जाएगा n-1। ये कहाँ से है, अभी जो nth ऑर्डर के लिए हम लोग टी हाफ का फार्मूला कैलकुलेट किए थे वो वहां से ये रिलेशन आया, और इसके बेसिस पे हम लोग ये वाला डिराइव कर लिए। तो ये वाला फार्मूला आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आपको टी हाफ दिया हुआ है फर्स्ट और सेकेंड, और उसका कॉन्सेंट्रेशन a1 और a2 दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप यहाँ से n का वैल्यू निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, वेयर n क्या है अपना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। इसके बाद आता है आपका इनिशियल रेट मेथड। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल रेट मेथड में क्वेश्चन से करते हैं तो ये ज्यादा समझ में आएगा। इसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको ट्राई कीजिए आप। आप पढ़े होंगे स्कूल में अपने इसके बारे में। तो इनिशियल रेट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया होगा, और ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं, तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। सो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, इस रिएक्शन का रेट डाटा दिया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पर जो रेट आता है उसको यहाँ पर लिख दिया गया है कि जब ये रेट, इसका कॉन्सेंट्रेशन ये रखा गया H2 कॉन्सेंट्रेशन ये, तो रेट ये आया। जब हम लोग NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.8 रखे और H2 का ये रखे तो रेट ये आया। जब हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.4 कर दिए, H2 का 0.8 कर दिए, तो रेट 9.2 इंटू में 10⁻³ आया। तो पूछ रहा है, आपको बताना है कि ये जो रिएक्शन है ये कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ठीक। सो पहले तो बोल रहा है कैलकुलेट द फॉलोइंग, यहाँ पे हमको बताना है ओवरऑल ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। फिर उसके बाद बताना है कि रेट ला एक्सप्रेशन क्या बनेगा, और उसके बाद बताना है आपको वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको अपने से मान लेना है a इक्वल टू में k और a के पावर x, और यहाँ पे क्या है H2O2 है, तो यहाँ पे मैं a मान लेता हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए a, और इसको मान लीजिए b। ठीक। सो मान लिया कि जो ऑर्डर है a के पावर x है और b के पावर y है, और इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हो गया, और ये इक्वेशन 3 हो गया। इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 के जो वैल्यूज हैं इस एक्सप्रेशन में रखते हैं, इसमें रखते हैं। तो r क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो अगर यहाँ पे मैं पहले वाले में रखूं तो रेट कितना दिया हुआ है, पहले वाले का 4.6 इंटू में 10⁻³ के। ओके। अब यहाँ पर देखिए ए कितना है, ए कितना है, NO हम लोग ए मान लिए हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन 0.4 है, और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, इसके पावर x, और बी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.4, ये हो गया अपना y। ठीक।
दूसरा हम लोग यहाँ पर एक दूसरा वाले इक्वेशन से रेट ला एक्सप्रेशन लिखते हैं। दूसरे वाले, ये तो पहले वाले से लिखे, दूसरे वाले से लिखते हैं। तो दूसरे वाले में कितना है, 8.4 इंटू में 10 के पावर 3 के कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.8, कितना है 0.8, और इसके पावर कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर 0.4 के पावर y। तो यहाँ से दो एक्सप्रेशन निकल के आ गए अपने। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को, ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 का जो एक्सप्रेशन है ये, और ये दूसरा एक्सप्रेशन, तो 1 में हम लोग क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर डिवाइड करोगे तो यहाँ पर ये 4 टाइम्स आएगा, 1/4 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर y वाला कट जाएगा और ये x वाला रह जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई, ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कट 2 टाइम्स आएगा, तो ये इतना आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 1/2 के पावर 2, और यहाँ पर 1 के पावर x। तो जब इसका बेस सेम हो तो पावर को इक्वल कर देंगे, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू में 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो x का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब उसी तरीके से तीसरा वाला जो एक्सप्रेशन है, तीसरा वाला एक्सप्रेशन, तीसरे वाले के लिए भी हम लोग एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 9.2 इंटू 10 के पावर -3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 के 0.8 के पावर x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अच्छा x वाला 0.4 है, तो यहाँ पे 0.4 कर दो पावर x इंटू में 0.8 के पावर y। ये हो गया तीसरा। तो अब क्या करना है आपको, 3 इक्वेशन मिल गए, अब तीनों इक्वेशन को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले में डिवाइड कर दो अब तीसरे को। तो पहले वाले में अगर तीसरे को डिवाइड करोगे यहाँ पर इसको, तो ये 2 टाइम्स आएगा, कितना जाएगा 2 टाइम्स आएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। इक्वल टू में पहले को तीसरे में डिवाइड करोगे तो x वाला पूरा टर्म कट जाएगा, y वाला बचेगा, और ये 2 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 1/2 के पावर y। तो बेस सेम है तो पावर इक्वल कर दो, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऑर्डर आ गया। तो मैं रेट ला एक्सप्रेशन यहाँ से अब लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा रेट इक्वल टू के a के पावर 2 और b के पावर 1। ये हो जाएगा रेट ला एक्सप्रेशन। अब आपसे अगर पूछता है कि ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 + 1 3 आ जाएगा। और वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट पूछ रहा है, तो क्या करना है किसी एक में वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर और कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पर आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया है, तो किसी एक वाले में यहाँ पर x का वैल्यू रख दीजिए। जैसे पहले वाले में आप क्या करेंगे, जैसे पहला वाला एक्सप्रेशन ले लिए, पहला वाला इक्वेशन 4.6 हो गया इंटू 10 के पावर -3 हो गया, k हो गया, और x का वैल्यू पता चल गया 1 है, और ये 0.4 के पावर कितना है 2 है। सॉरी, यहाँ पर x के पावर 2 है, x 2 है और y कितना है 1 है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपना k का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो अपना k का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना ये अपना मेथड है इनिशियल रेट, इसको रेट मेथड बोलते हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ये भी है, एक बार इसको आप ट्राई कीजिए। अब ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट भी इसका कर सकते हो। शॉर्टकट तरीके से इसको करते हैं शॉर्टकट तरीके से। जैसे सबसे पहले क्या करना है कि इसको मैं इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। अब मैं क्या करूंगा, मुझे किसी एक टर्म को डिवाइड करने पर कट कर देना है। ठीक, ऐसे डिवाइड करना है कि एक टर्म क्या हो जाए कट हो जाए। तो मैं क्या करता हूं कि पहले वाले इक्वेशन को, पहले इक्वेशन में दूसरे को डिवाइड कर देता हूं। तो पहले वाले में अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ए वाला टर्म तो गायब हो जाएगा, और बचेगा क्या अपना
दूसरा B2 वाला टर्म, और B2 के पावर y रहेगा, इसके पावर मान लो x है, इसके पावर क्या है, y है। तो इस तरीके से अपना क्या आ जाएगा, इसको जब आप लोग करोगे तो यहाँ पे 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू में ये भी कितना हो जाएगा, 1/2 के पावर y, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पे डिवाइड करना है, तो एक काम करिए, दूसरे में तीसरे से डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे, दूसरे में तीसरे से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, क्योंकि हम लोग y निकाल ही लिए हैं, तो ये वाला बचेगा। तो इसको करते हैं, तो अब क्या करिए, दूसरे में तीसरे से डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म अपना पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/2 के पावर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। 1/2 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से अपना x निकल के कितना आ जाएगा, 0। तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से अपना, तो अगर अपना ये वैल्यू कितना है, 2 टाइम्स गया, हाँ ठीक है। तो अपना यहाँ पर जो रेट ला एक्सप्रेशन आएगा, तो के ए तो देखो यहाँ पर गायब हो गया, जो अपना ए है वो तो रहेगा नहीं, 0 हो गया है, तो केवल बचेगा B2 और B2 के पावर 1, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ध्यान क्या रखना है, ये तो 2 टाइम्स चला जाएगा और ये अपना हो जाएगा, ठीक है ठीक है, ओके, तो ये अपना हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। एक क्वेश्चन ये एग्जाम में आया हुआ है 24 में, इसको एक बार चेक कीजिए आप लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 बना लेंगे, और उसके बाद ऐसे डिवाइड करेंगे कि एक टर्म गायब हो जाए और एक टर्म बचे, केवल ए का एक टर्म बचे या बी का एक टर्म बचे, फिर उसके बाद कर लेंगे। तो अगर हम पहले को दूसरे में डिवाइड करते हैं, पहले को डिवाइड करते हैं दूसरे में, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, 1/2। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखो, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये टर्म डिवाइड हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा, के पावर x हो जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे ये टर्म कट जाएगा पूरा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा हमको टर्म कट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 2/4 कर दो, दूसरे में 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो दूसरे में डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको देखो, अगर आप इसको डिवाइड करते हो, ये दूसरा हो गया और ये अपना पहला हो गया, तो इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1 ये अपना दूसरा और ये अपना पहला, तो इसको डिवाइड करोगे तो अपना कितना आएगा, ये 1/2 आएगा, कितना आएगा, 1/2। ठीक, इसको ऐसे लिख दो, 1/4 आ जाएगा, और ये कितना होगा, 1/2 आ जाएगा, के पावर y हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 1/2 के पावर y हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे आप, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 के पावर 2 है और ये 1/2 के पावर y है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, तो x कितना आ गया, 1 और y आ गया 2, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है कौन सा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, क्या एक्टिवेशन एनर्जी। जब कोई रिएक्शन प्रोसीड होता है, ठीक है, वहां पर जैसे ये एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन हो रहा है इसका, तो सबसे पहले रिएक्शन जो होता है, इसी रिएक्शन का पाथ दिखाया गया है। तो रिएक्शन का एनर्जी जो होता है, रिएक्टेंट का एनर्जी वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर एक पीक पॉइंट पर जाता है जिसको हम लोग एनर्जी बैरियर बोलते हैं या थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, और उसके बाद फिर
आफ्टर द रिएक्शन, रिएक्शन होने के बाद फिर उसका एनर्जी जब जैसे जैसे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो धीरे धीरे एनर्जी घटता जाएगा। तो रिजल्टेंट यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्ट का जो होगा क्या होगा, कम होगा, तभी रिएक्शन होगा आगे। सो यहाँ पर जो रिएक्टेंट का एनर्जी होता है और जो ये पीक पॉइंट होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो गैप होता है ये टोटल, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, क्योंकि यहाँ पर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो ये फॉरवर्ड, और वहीं पर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ पर एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी का जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम लोग, ये है अपना लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। सो द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी बैरियर मीन्स थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड द एनर्जी ऑफ द नॉर्मल मॉलिक्यूल, जैसे कि अपना एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और रिएक्टेंट प्रोडक्ट का एनर्जी का, तो इसी गैप को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर मुझे ये एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है किसके लिए, फॉरवर्ड के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है फॉर फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के निकालना है, तो टोटल कितना है एक्स एक्सिस से लेकर पूरा बैरियर तक थ्रेशोल्ड एनर्जी ईटी, माइनस में कर देंगे, माइनस में क्या कर देंगे अपना ये जो एनर्जी है किसका एनर्जी है, रिएक्टेंट का एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो ये अपना आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। उसी तरीके से अगर आपको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन तो क्या करोगे, टोटल जो एनर्जी है कितना है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और यहां पर जो रिएक्टेंट का एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी ये है, ये क्या है रिएक्टेंट का एनर्जी है, तो इसको माइनस कर दो, प्रोडक्ट यहां पर हम प्रोडक्ट की बात करें ना बैकवर्ड के लिए, तो ये क्या हो जाएगा HP हो जाएगा, तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट HP, तो यहां से आप निकाल लोगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, सो ये वाला जो पॉइंट है सारा चीज समझ गए, जो रिएक्शन होता है वो एक पाथ को फॉलो करता है, तो एक्स एक्सिस से लेकर यहाँ तक का जो पूरा एनर्जी का गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी तक का जो गैप होता है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट टू द एनर्जी ऑफ एनर्जी बैरियर के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है, सो इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, वही चीज यहाँ पर लिखा गया है कि अगर आपको एक्टिवेशन निकालना है फॉरवर्ड के लिए तो टोटल में से रिएक्टेंट का माइनस कर देंगे एनर्जी का, तो आ जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। वहीं पर अगर आपको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड के लिए तो टोटल जो आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसमें से माइनस कर दो रिएक्शन एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, तो आ जाएगा अपना एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक, सो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं जो कि समझ के रखने पर 2 मिनट में या बोलो 2 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाए, केवल समझ के रखना है। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तो जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो रिएक्टेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि पोलर है कि नॉन पोलर है, आयनिक है, कोवेलेंट है। ठीक है, सो इन केस ऑफ आयनिक रिएक्टेंट द वैल्यू ऑफ EA इज लो, जो आयनिक रिएक्टेंट होते हैं उसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो गैप होता है वो काफी कम होता है, क्योंकि देयर इज एन अट्रैक्शन बिटवीन द रिएक्टिंग स्पीसीज, क्योंकि वहां पर केवल रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच में इंट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, सो जिसकी वजह से रिएक्शन काफी फास्ट होता है, आयनिक रिएक्शन है। बट वहीं पे अगर बात करोगे कोवेलेंट कंपाउंड में, तो इन केस ऑफ द कोवेलेंट रिएक्टेंट द एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड में सबसे पहले तो बॉन्ड तोड़ना है उसके बाद जोड़ना है, तो काफी एनर्जी लगता है, तो जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ध्यान क्या रखना है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड से, आयनिक रिएक्टेंट से। ओके, दूसरा है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, जैसे कोई रिएक्शन हो रहा था और आपने क्या किया उसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो अगर आपका कैटलिस्ट क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। अब डिपेंड करता है कि किस टाइप का कैटलिस्ट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट रहेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी घटा देगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट रहेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी को और बढ़ा देगा, तो रिएक्शन होने में और टाइम लगेगा। ठीक, सो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है वो प्रोवाइड करता है सच एन अल्टरनेट पाथ इन विच द
वैल्यू ऑफ EA विल बी लो। तो जो अपना पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, लोअर पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए, जिससे रिएक्शन जल्दी हो जाए। और वही नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के पाथ को और बढ़ा देता है। तो जिससे एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे देखो ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए, और ये वाला जो एक्टिवेशन एनर्जी, ये वाला जो एनर्जी है, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से होगा, रिएक्टेंट से होगा। ये रिएक्टेंट मान लो, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है। सो यहाँ से यहाँ तक का जो एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा किसके लिए, पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए। और ये जो होगा इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा। और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा किसके लिए होगा, फॉर नेगेटिव कैटलिस्ट के लिए। ठीक है, सो इस तरीके से ध्यान रखना है कि ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव कैटलिस्ट, ये हो जाएगा अपना नेगेटिव कैटलिस्ट, और ये हो जाएगा इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट के लिए ग्राफ। सो ये हो जाएगा अपना पोटेंशियल एनर्जी का एक्सिस हो जाएगा, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट का एक्सिस हो जाएगा। तो कैटलिस्ट के होने पर क्या फर्क पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ना ही प्रेशर पे, ना ही वॉल्यूम पे, कॉन्सेंट्रेशन पे, कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट पे। तो जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन और कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो ये बातें ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता। कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, कैटलिस्ट के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो अब हम लोग अगर बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, सो इट हैज फाउंड दैट फॉर ए केमिकल रिएक्शन विच राइज इन टेम्परेचर, जब हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं 10 डिग्री सेल्सियस से, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट कांस्टेंट जो होता है वो 2 टाइम से बढ़ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। ठीक है, सो हर एक 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बढ़ाने पर, सो द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन इज द रेशियो ऑफ द रेट कांस्टेंट रिएक्शन एट 2 टेम्परेचर डिफरिंग फ्रॉम द वन अनदर बाय द 10 डिग्री सेल्सियस से, हर 10 डिग्री सेल्सियस से 2 टाइम्स बढ़ जाता है जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, या रेट कांस्टेंट बोलो। ठीक है, सो टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट एट T टेम्परेचर पे, जो कि 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज करता है। ठीक है, जो कि इक्वल होता है। सो अब यहां पर जो टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट का जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर के साथ, उसको कैलकुलेट करने के लिए आर्यनेस ने एक इक्वेशन दिया जो हमको रिलेट करता है एक्टिवेशन एनर्जी को और टेम्परेचर को। ठीक है, सो यहां पर द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द आर्यनेस इक्वेशन। तो जैसे यहाँ पे ये अपना K हो गया रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे T हो गया टेम्परेचर, तो एक इक्वेशन के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे जो K है उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट बोलते हैं, जो A होता है इसको बोलते हैं आर्यनियस फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, इसी को हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं। वहीं पर जो E होता है, अभी बात की है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर R जो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R का वैल्यू जो रखते हैं। और टाइम में तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, केल्विन में टेम्परेचर रखना है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, इसका दोनों साइड लॉग ले लें, तो ये क्या हो जाएगा ln K, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ln A, और ये बाहर आ जाएगा माइनस ये बाई RT में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों साइड क्या कर दें, अगर लॉग ले लें, तो उसी तरीके से यहाँ पर दिखाया भी गया अगर दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पर लॉग के इक्वल टू में लॉग ए माइनस में EA बाई 2.303 RT। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं लॉग के और 1/T टेम्परेचर के बीच में, तो यहाँ पे लॉग के और 1/T टेम्परेचर में ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा विथ नेगेटिव स्लोप इंटरसेप्ट, जिसको हम लोग, तो यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है लॉग ए, ये हो जाएगा अपना इंटरसेप्ट हो जाएगा। सो स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या आएगा, यहाँ पे जो ये स्लोप कितना आएगा, m का वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस EA बाई 2.2303 R। ठीक है, तो ये आपका स्लोप आ जाएगा। सो द कांस्टेंट A हैज यूनिट ऑफ पर टाइम एंड इज द कांस्टेंट फॉर गिवन रिएक्शन। और हर एक रिएक्शन के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, और नोट करने वाली बात क्या है कि हाई टेम्परेचर पर जो रेट होता है वो इक्वल टू हो जाता है किसके, फ्रीक्वेंसी फैक्टर के। वो अपना जो अपना ए होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, रेट कांस्टेंट जो होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए के इक्वल हो जाता है।
ठीक। और आफ्टर द यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे इस एक्सप्रेशन को T1 और T2 टेम्परेचर, T1 पर जो रेट कांस्टेंट होगा K1 और T2 टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट होगा K2, तो अगर दो एक्सप्रेशन बनेगा डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर और उसको हम लोग इस तरीके से ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट डिफरेंट रेट कांस्टेंट आएगा। सो फॉर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर T1 T2 द इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। और इसके हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट आएगा डिफरेंट डिफरेंट, इसको कैलकुलेट करके हम लोग अपना एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। और इस एक्सप्रेशन पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये रहा, आप लोग इसको ट्राई करो कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ लॉग के वर्सेस 1/t इन द अकॉर्डिंग विद द आरएनएस इक्वेशन, आरएनएस के अकॉर्डिंग। सो अगर हम लोग आरएनएस इक्वेशन की बात करें तो अभी हमारा एक्सप्रेशन क्या आया था, ln इक्वल टू में क्या होगा, ln k इक्वल टू में क्या होगा, ln a माइनस में EA बाई RT। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ln के y एक्सिस पे और यहाँ पर 1/t का ग्राफ बनाए तो क्या मिलेगा हम लोग को, इस तरीके से निगेटिव स्लोप विथ इंटरसेप्ट ऑफ ln a। तो इस तरीके से अपना सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले पर आरएनएस इक्वेशन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो जरूर इस फार्मूले को आप लोग ध्यान रखिएगा, आरएनएस इक्वेशन को। एक दूसरा क्वेश्चन ये आया हुआ है, इसको ध्यान से देखिए 2024 में। सो सेम टाइप का है क्वेश्चन, यहाँ पर बस फॉर्मेट अलग है लिखने का कि के ln के और 1/t का पूछ रहा है कि ग्राफ क्या होगा। तो अभी हम लोग पीछे बात किए थे, ये ग्राफ हो जाएगा इसका ln के डिवाइड बाई 1/t। और ये इंटरसेप्ट कितना होगा, ln a इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा और इसका स्लोप क्या होगा, माइनस EA बाई R। ठीक, हाँ यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार इसको ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 5 डिग्री सेल्सियस 500 केल्विन एंड 700 केल्विन पे दिया हुआ है रेट कांस्टेंट का वैल्यू। तो बोल रहा है कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग पीछे ही फॉर्मूला पढ़े, क्या था, लॉग K2 डिवाइड बाई K1 इक्वल टू में क्या होता है, ये बाई 2.303 R। अब ब्रैकेट में क्या होगा, 1/T1 माइनस में 1/T2। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे इसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। तो T2, ये अगर T1 है तो ये क्या हो जाएगा T2, और ये अगर अपना K1 है तो ये क्या हो जाएगा K2। तो K1 K2 दिया हुआ है तो रख देते हैं वैल्यू 0 पॉइंट क्या है 14। तो ये हो गया K1 और K2, और K1 कितना है 0 पॉइंट कितना है 0.4। ठीक, और यहाँ से हमको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी EA 2.303, और R का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, रखना क्या है 8.314। टेम्परेचर T1 क्या हो जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस माइनस में T2 कितना हो जाएगा 700 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जो आप सॉल्व करोगे, जब इस पूरे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो अपना वैल्यू निकल के आता है ए का ई नॉट का ई ए का एक्टिवेशन एनर्जी का 18219।
जूल। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन निकल के आता है जूल में, तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये फार्मूला नोट करके रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये भी देखिए, इसी फार्मूले पर बेस्ड है, आया हुआ है। तो बोल रहा है कि द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल व्हेन द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम, तो T1 पे कितना टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना हो जाएगा 300 केल्विन। T2 कितना है 57 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखना है तो 330 केल्विन। तो ये K1 K2 पता चल गया। और बोल रहा है कि जो रेट है वो क्वार्टपल हो गया, 4 टाइम्स हो गया, K1 से K था तो वो 4 टाइम्स होके 4K हो गया। तो फार्मूला वही लिखना है, log K2 डिवाइड बाई K1 EA डिवाइड बाई 2.303 R, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1/T1 माइनस में 1/T2। सो वैल्यू रखते हैं, log यहाँ पर देखिए जो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट था, रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्वाड्रपल हो रहा है, तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर इनिशियल में K था तो आफ्टर टाइम टेम्परेचर T2 कितना हो जाएगा 4K हो जाएगा। इनिशियल में K था तो ये हो जाएगा EA डिवाइड बाई 2.303 R, और ये हो जाएगा T1 कितना है 300 केल्विन और T2 कितना है 330 केल्विन। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा log 4 EA डिवाइड बाई 2.303 R, यहाँ पे हो जाएगा 330 माइनस में 300 डिवाइड बाई 300 इंटू में 330। और जब ये पूरा वैल्यू आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आता है एक्टिवेशन एनर्जी का कितना आता है 3.4 इंटू 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 किलो जूल पर मोल, जूल पर मोल, जूल पर मोल। ठीक है, और वहीं पर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.4, और बोले तो कितना हो जाएगा ये, और ये 1.8 होगा, 3.8 होगा, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा 38 किलो जूल पर मोल। तो ये आ जाएगा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पर आया हुआ है। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए स्लोप बोल रहा है, स्लोप ऑफ द आर्रहेनियस प्लॉट, इसका दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। तो द बोल रहा है कि ए रेट ई ए कितना हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कितना हो जाएगा। तो अभी हम लोग इक्वेशन पढ़े थे, एल एन के इक्वल टू क्या होता है एल एन ए माइनस में ई ए बाई आर टी। और इसका हम लोग ग्राफ भी देखे थे, इस तरीके से होता है, यहाँ पर जो ग्राफ होता है एल एन के और 1/t का जो ग्राफ होता है निगेटिव स्लोप के साथ, ए होता है अपना इंटरसेप्ट एल एन ए, और इसका जो स्लोप होता है वो कितना होता है माइनस ई ए बाई आर होता है, ये बाई आर टी। तो हमको यहाँ पर स्लोप दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर का कितना है -5.10 और ये कितना हो जाएगा माइनस ये बाई आर, आर का वैल्यू कितना है 8.314, और यहाँ से हमको निकालना है। ठीक है, तो ये स्लोप में यहाँ पर केवल आर होगा, टेम्परेचर तो हम लोग लिख दिए एक्स एक्सिस पर,
तो यहाँ पर R होगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो EA निकल के आ जाएगा 5 इंटू में 10⁻³ इंटू में 8.314। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आ जाता है, और ये आता है वैल्यू अपना 51.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इतना वैल्यू तो किलो जूल में आएगा, उसको कन्वर्ट कर लेंगे किलो जूल में। तो इस तरीके से अपना ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन ये भी आया है, इसको भी ट्राई कीजिए। काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इस वाले फॉर्मूले पर, तो जरूर ध्यान रखें। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फॉर ए रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है इसका, ठीक है, एट रेट कांस्टेंट 200 इज इतना। ठीक है, रेट कांस्टेंट भी दिया हुआ है। ठीक, तो पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट एट 400 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। तो इसका मतलब T1 पे, यहाँ पर T1 पे दिया हुआ है रेट कांस्टेंट K1, और T2 पर पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट K2 क्या होगा। तो K2 निकालना है हमको। तो फॉर्मूला पढ़े हैं अभी, क्या होता है, log K2 डिवाइड बाई K1 इक्वल टू में कितना होता है अपना, कितना होता है EA डिवाइड बाई 2.303 इंटू में R 1/T1 माइनस में 1/T2। अब यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी 0 हो गया है, तो इसको 0 कर दीजिए पूरे टर्म को, और K2 निकालना है। K1 दिया हुआ है 1.6 इंटू में 10⁻6, ये वैल्यू पूरा 0 कर देंगे, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log K2 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻6 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 10⁻, यहाँ पर 10⁻0 हो जाएगा। इसको log को हटाएंगे तब, यहाँ पे अगर आप log हटाओगे तो इसके जो बेस में 10 होता है वो यहाँ पर पावर में चला जाएगा, तो ये पावर में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, K2 1.6 इंटू में 10⁻6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 10⁻0, और 10⁻0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये 1 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो K2 निकल के आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻6, तो ये अपना K2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस तरीके से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी में, देखिए जो अपने रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, ये रिएक्शंस का ट्रांजिशन स्टेट को दिखाया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग H2 का रिएक्शन कराते हैं I2 के साथ, तो क्या बनेगा, HI। तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, आयोडीन आयोडीन के बीच में क्या है, बॉन्ड है। तो सबसे पहले इनके बीच में क्या होता है, इस मॉलिक्यूल्स का इस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन होगा। तो जब अगर परफेक्ट कोलिजन हो गया तो यहाँ पर ये बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, और यहाँ पर भी बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, और यहाँ पर भी बॉन्ड, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, और यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये इंटरमीडिएट स्टेट है। ठीक है, सो फिर यहाँ से अपना HI बन जाएगा, और H2 HI बन जाएगा, अपना 2 मोल ऑफ HI का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उनके बीच में परफेक्ट कोलिजन होना जरूरी है। सबसे पहले उनका ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, और अगर उनका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल हुआ तो रिएक्शन आगे होगा, अगर ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल नहीं हुआ तो रिएक्शन पीछे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ HI थ्रू द इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट के थ्रू यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। सो यहाँ पर उसको, उस रिएक्शन को, यहाँ पर इसके रिएक्शन को पूरा डायग्राम में दिखाया गया है कि इसका ये रिएक्टेंट का एनर्जी है H2 + I2 का, और यहाँ पर 2HI जो बना उसका एनर्जी है। तो सबसे पहले इनके बीच में रिएक्शन होगा, तो एक्टिवेशन एनर्जी इनका इतना है, ये फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी है, और यहाँ पर ये बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगा।
और ये पीक पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी का गैप होता है उसको हम लोग डेल्टा एच बोलते हैं। इंथैल्पी चेंज कितना है, डेल्टा एच है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एनर्जी का जो गैप होता है। सो डायग्राम शोइंग द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर एनर्जी और कोऑर्डिनेशन रिएक्शन का पूरा डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। सो जैसे अगर H2 I2 एक दूसरे के साथ कोलिजन करेंगे तो करते करते एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर इस पीक पॉइंट पे पहुंचेंगे, और जब स्टेबल रहेगा ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, वरना बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पर जो भी रिएक्शन मॉलिक्यूल, जब भी बहुत सारे जब हम लोग क्या करते हैं रिएक्शन कराते हैं तो उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, कोलिजन होता है। और कोलिजन भी कैसा होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। अगर कोलिजन एक सही एंगल से, सही ओरिएंटेशन से और सही ढंग से नहीं होगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो उसी तरीके इसको ग्राफ में फ्रैक्शन आप, क्योंकि अब देखिए जैसे आपका कंटेनर है तो कंटेनर के अंदर अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं ए और बी का, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो उनके पास भी कुछ सफिशियंट एनर्जी होना चाहिए, सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, तभी जाके उनके बीच में परफेक्ट कोलिजन होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। सारे के सारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते, कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसी को यहाँ पर ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। वाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को दिखाया गया है, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी को। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। सो ये वाला जो ग्राफ का ये वाला जो एरिया है, इसमें जो पार्टिकल आएंगे, जो मॉलिक्यूल्स आएंगे, उनका काइनेटिक एनर्जी हाई होगा, ठीक है। तो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व शोइंग द एनर्जी अमंग द गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगा तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। सारे के सारे यहाँ पर रिएक्शन का प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करते। सो इसी तरीके से अगर टेम्परेचर में चेंज लाया जाए तो देखिए सिंपल सी बात है, कंटेनर में क्या था, कंटेनर में अपने ए और बी गैसियस मॉलिक्यूल्स थे रिएक्शन के लिए, लेकिन उसका कुछ टेम्परेचर था, और जब उस टेम्परेचर पर जो कुछ मॉलिक्यूल्स थे उनके अंदर में उनका कुछ पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी था। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनके पास हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी था, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं था। तो अगर हम लोग बाहर से उसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं कुछ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग ग्राफ से यहाँ पर दिखाया गया है। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो है, ये टेम्परेचर टी पर है, ये वाला टेम्परेचर टी पर है, और ये जो ग्राफ दिखाया गया है T+10 पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, और यहाँ पर क्या है, तो ये वाला जो एरिया दिखाया गया, देखिए जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा। जैसे आप क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो रिएक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगा, रिएक्शन क्या होगा, आगे बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये वाला एरिया से उसको हम लोग देख सकते हैं। ये जो एरिया है यहाँ पर, ये कर्व है, ये वाला जो एरिया होगा, इस एरिया में ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, दिस एरिया शोज द फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल मॉलिक्यूल विद टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, जो अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और टेम्परेचर टी पर ये वाला ग्राफ है, इसके नीचे वाला जो ग्राफ है यहाँ पर जो दिखाया गया है, नीचे वाला जो ग्राफ है ये किस टेम्परेचर पे है, ये वाला जो एरिया है टेम्परेचर टी पर है। तो देखो यहाँ टेम्परेचर टी पर इतने ही मॉलिक्यूल्स थे, इतने ही मॉलिक्यूल्स थे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो यहाँ पर क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये अपना रिएक्शन ऑफ एक्टिवेशन का डायग्राम है। दिस एरिया शोज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग एट टेम्परेचर टी, और ये वाला टेम्परेचर T+10 पर है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व थ्रू द टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये अपना बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। और ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ओके। सो आगे बढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी में। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। तो जैसे यहाँ पर ये ग्राफ दिखाया गया है,
ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का ये है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये हो गया रिएक्शन ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, और इनके एनर्जी का जो गैप रहता है डेल्टा एच बोलते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को उसको हम लोग EAF से दिखाएंगे और EAB से दिखाएंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द बैकवर्ड के लिए। ठीक है, सो अगर हम लोग इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ को देखकर ही पता चल रहा है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड के लिए वो ज़्यादा है किससे, फॉरवर्ड से। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है बैकवर्ड के लिए वो ज़्यादा होता है फॉरवर्ड के लिए, फॉरवर्ड से किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो यहाँ पर बोल सकते हैं बैकवर्ड का ज़्यादा होगा फॉरवर्ड से। तो इस तरीके से जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा फॉरवर्ड वाले का, फॉरवर्ड वाले का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा बैकवर्ड वाले से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो जो एनर्जी का गैप है एक्टिवेशन एनर्जी का काफ़ी कम है, तो रिएक्शन होना क्या होगा, आसान होगा। तो जो रेट होगा फॉरवर्ड के लिए वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बैकवर्ड। बैकवर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी जरूरत पड़ेगी, तो इस तरीके से रेट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, इसका रेट, इसका जो रेट होगा फॉरवर्ड का ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो डेल्टा एच अगर निकालें तो डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, अपना फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। जब भी आपको डेल्टा एच निकालना है तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। तो अगर आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड का यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये वैल्यू छोटा है एक्टिवेशन एनर्जी का, देखो इतना से इतना, और आपका जो बैकवर्ड वाला है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक का इसका एनर्जी है। तो यहाँ पर जो ये पूरा डिफरेंस लोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। मतलब रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, उसी तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो यहां पर देखोगे जो अब एनर्जी होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का वो कम होगा, और यहाँ इसका कम होगा, और इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ प्रोडक्ट का एनर्जी काफी ज्यादा हो गया है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ज्यादा ही स्टेबल है। तो इस केस में जो एनर्जी होगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड के लिए वो काफी ज्यादा होगा, और बैकवर्ड के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा काफी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो डेल्टा एच आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, फॉरवर्ड का बैकवर्ड से ज्यादा होगा। देख के पता चल रहा है कि फॉरवर्ड का जो एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड से ज्यादा है। सो ऐसे केस में जो रेट ऑफ बैकवर्ड होगा वो ज्यादा होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड से, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी काफी कम है, और एक्टिवेशन एनर्जी काफी कम है तो रिएक्शन का जो रेट होगा काफी फास्ट होगा। बट यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी गैप काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर जो रेट होगा काफी स्लो होगा। तो इसलिए लिखा गया है कि बैकवर्ड का रेट ज्यादा होगा फॉरवर्ड, किस वाले केस में, एंडोथर्मिक रिएक्शन में। सो अगर आप डिफरेंस लेते हो एफ और बी का, तो यहाँ पर देखो जो एफ फॉरवर्ड का है एनर्जी काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बैकवर्ड, तो डिफरेंस लोगे तो डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, तो ये अपना एंडोथर्मिक के लिए होता है। ठीक, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये आया हुआ है, इसको चेक कीजिए, बताइए। तो डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस में एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। यहां पर देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है -4.2 किलो जूल, और यहां पर अपना एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन दिया हुआ है। ठीक है, फॉरवर्ड के लिए A to B जा रहा है, फॉरवर्ड के लिए दिया हुआ है कितना है, 9.6 किलो जूल, और ये कितना है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप निकालोगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड ज़्यादा होगा, 9.6 प्लस में 4.2 कितना आ जाएगा, 13.8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि, और इसको डेल्टा एच का वैल्यू देखकर ही पता चल रहा है कि ये कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक होगा तो एक्सोथर्मिक होगा तो यहाँ पर जो रिएक्टेंट का एनर्जी होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा इस तरीके से। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। सो देखो जो रिएक्शन मॉलिक्यूल होते हैं वो कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ और एक्सचेंज दियर बॉन्ड टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो जो जब कोई रिएक्शन होता है रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स के बीच बहुत सारे कोलिजन्स होते हैं, कोई फिर परफेक्ट कोलिजन होता है तब जाके उनके बीच का बॉन्ड टूटता है
और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, नए बॉन्ड बनते हैं। सो विदाउट कोलिजन देयर इज नो रिएक्शन, बिना कोलिजन का कोई रिएक्शन नहीं होता। दिस इज कॉल्ड द कोलिजन थ्योरी, और इसी को हम लोग कोलिजन थ्योरी बोलते हैं। सो आर्रेनियस ने एक थ्योरी प्रपोज किया, विच रिएक्शन दैट स्टेट दैट फॉलो। तो यहाँ पर क्या बोला आर्रेनियस ने, ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस ड्यू टू द कोलिजन अमंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जब भी कोई रिएक्शन होता है तो वहां पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोलिजन टेक प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट ऑफ द रिएक्शन। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड में कितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में उसको हम लोग उस मिक्सर को बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इन पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोला जाता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सो एवरी कोलिजन डज नॉट ब्रिंग्स केमिकल चेंज, हर एक कोलिजन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो द कोलिजन दैट एक्चुअली प्रोड्यूस द प्रोडक्ट आर इफेक्टिव कोलिजन। तो हर एक कोलिजन से तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, कुछ इफेक्टिव कोलिजन होते हैं जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सो फॉर ए कोलिजन टू बी इफेक्टिव द फॉलोइंग टू बैरियर्स आर द इफेक्टिव। तो जो कोलिजन है उसको इफेक्टिव होने के लिए, रोकने के लिए दो बैरियर्स होते हैं जो ये काम करते हैं। एक होता है एनर्जी बैरियर, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोसेस टेक प्लेस द इन द रिएक्शन। तो जो भी अपना रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स है उसके पास एक मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, एक दूसरे के साथ कोलिजन कर सके। अगर वो एनर्जी नहीं है तो कोलिजन ही नहीं कर पाएगा, तब जाके वो, उसको हम लोग बोलते हैं फॉर टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन टू ओकर, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर ए रिएक्शन टू टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन टू मेक प्रोडक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द reactant molecules to convert the product participate in the reaction called as the activation, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जरूरत पड़ता है। सो ओरिएंटेशन बैरियर दूसरा फैक्टर है कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी अलोन डज नॉट डिटरमिन द प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इफेक्टिवनेस ऑफ द कोलिजन। तो केवल आपका एनर्जी जो है उससे आप इफेक्टिवनेस कोलिजन का पता नहीं कर सकते, उसके लिए एक सही ओरिएंटेशन का होना जरूरी है कि मॉलिक्यूल एक सही ओरिएंटेशन में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहा है कि नहीं। सो द मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड इन द प्रॉपर डायरेक्शन टू मेक द कोलिजन। तो हेड टू हेड यहाँ पर कोलिजन होना चाहिए। जैसे एक मॉलिक्यूल ये हो गया तो यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल का हेड टू हेड कोलिजन होना चाहिए। अगर इस तरीके से एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल नीचे साइड जा रहा है, तो परफेक्ट कोलिजन होगा नहीं, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा नहीं। ठीक है, सो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्टिवेशन एनर्जी, जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है। सो फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए, जैसे एक रिएक्शन हो रहा है ए टू बी से रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए रेट रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ, हम लोग कोलिजन फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम लोग फिर से इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर जेड क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी है। सो ए बी क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड बी पर यूनिट वॉल्यूम इन पर सेकेंड में। ठीक है, एंड यहाँ पर जो ई ए माइनस ई ए बाई आर टी है, ये क्या बता रहा है कि रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी इक्वल टू द ग्रेटर देन ई ए। कंपेयरिंग विद द आर्रेनियस इक्वेशन वी कैन से दैट ए इज द रिलेटेड टू द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक, सो इक्वेशन वन जो है, यहाँ पर जो अपना इक्वेशन आया है, वन आया है, प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट फेयरली एक्यूरेटली। तो जो ये इक्वेशन आया है ये ज्यादा एक्यूरेटली रिएक्शन को जो अपना रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रिएक्शन की प्रॉपर्टी को बता सकता है। एटॉमिक स्पीशीज और सिंपल मॉलिक्यूल्स, बट फॉर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल significant variations are observed. The reason could not be that all collisions do not lead to the formation of product. क्यों? क्योंकि सारे collisions perfect collisions नहीं होते। ठीक है, सो और भी क्या प्रॉपर्टी है, कोलिजन थ्योरी इन विच द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं called threshold energy, and the proper orientation so the facilitate breaking of the bond between the reacting molecules. जब आपके मॉलिक्यूल्स के पास एक सफिशिएंट थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा और उसके पास वो एक प्रॉपर सही ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करेगा, तो उनके बीच के बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो स्पीशीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एज ए इफेक्टिव कोलिजन।
ठीक है, तो ये कुछ बातें ध्यान रखना है। और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के बारे में बताया गया कि जब भी रिएक्शन होता है उसमें ये रिएक्टेंट्स हैं ए और बी दूसरे को कोलाइड करते हैं तो क्या बनाते हैं, सबसे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले X2 और Y2 कोलाइड करेंगे तो यहाँ पर अपना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। इसमें ये न्यू बॉन्ड्स हैं और ये वाले जो हैं ओल्ड बॉन्ड है, ओल्ड बॉन्ड है, ठीक है। और इनके बीच में फिर परफेक्ट कोलिजन होना चाहिए और इसके पास एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी होना चाहिए कोलिजन के लिए। तो अपना इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये आपका आया हुआ है 2024 में, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन दैट। तो हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कब कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा डाटा पता रहेगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी हम लोग पता फार्मूला देखे थे, क्या होता है log K2 डिवाइड बाई K1 इक्वल टू में क्या होता है EA डिवाइड बाई 2.303 R और 1/T1 माइनस में 1/T2। तो अगर आपको टेम्परेचर पता हो, दो टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे उनका डिफरेंट डिफरेंट रेट कांस्टेंट का वैल्यू पता हो तो आप क्या कर सकते हो, एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अपना रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर पे पता रहेगा तो आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि ए रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये बात बिल्कुल सही है, किसी स्पीसीज के पास जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो सकता है, ठीक है, कि वो रिएक्शन ना करे, पॉसिबिलिटी है। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स सो दैट एनर्जी बिकम्स इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताया गया है ये बिल्कुल सही है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, बट जो असर्शन है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, अपने रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट assertion is not correct explanation of A, रीजन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ द रिएक्शन लीड टू द चेंज इन। तो यहां पर अगर आप क्या करते हो कि किसी रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो यहां पर ध्यान रखना है कि उसका जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी रहेगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि पर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ओके और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन अल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई कैटलिस्ट यूज करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन में ऐड करते हैं, तो बोल रहा है कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर चेंज हो जाती है। 2016 में इसका क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट रहेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी घट जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट रहेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से अपना बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सो थैंक यू सो मच। तो आई होप आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे और अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। तब तक के लिए सबको बाय बाय, टेक केयर।